Hello dear students, welcome to your own YouTube channel Career Launcher Academy. I hope that you will fit and fine students, and today we are going to discuss a very important topic students. आज हम एक बहुत ही important topic को डिस्कस करेंगे जिसको आप जानते हैं किसके नाम से, फिगर ऑफ स्पीच के नाम से। और पहले हम यही जान लेते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है स्पीच क्या होता है? डू यू नो स्पीच? यानी कि किसी के द्वारा बोले गए शब्दों को हम स्पीच कहते हैं, और आप एक सेंटेंस को भी क्या कह सकते हैं? स्पीच कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? एक सेंटेंस जो होता है उसको आप स्पीच कह सकते हैं। और उस स्पीच या उस सेंटेंस के अंदर जो आइडिया है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाने के लिए, ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए आप जिन शब्दों का, जिन फ्रेजेस का या जिन वर्ड्स का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिनको हिंदी में जाना जाता है अलंकार के नाम से। तो स्टूडेंट्स आज हम समझेंगे सारी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच को। और जैसे कि मैंने पहले 6 यहां पे लिखी हैं, पहले हम इन 6 को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट 6 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले इन 6 को डिस्कस करते हैं, फिर अगली नेक्स्ट 6 को डिस्कस करते हैं, और जो रेस्ट हमारी फिर उनको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे हैं सिमली। क्या देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? सिमली। सिमली को आप हिंदी में भी आप अच्छी तरह जानते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है उपमा अलंकार। क्या कहा जाता है? उपमा अलंकार। स्टूडेंट्स आपको क्या ध्यान रखना, जब भी दो भिन्न वस्तुओं की, जब भी दो भिन्न चीजों की आपस में कंपैरिजन किया जाता है किसी एक क्वालिटी के कारण, बिकॉज ऑफ जस्ट वन क्वालिटी, स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जब हम कभी भी हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट चीजों की किसी एक क्वालिटी के कारण उनका कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन के लिए हम किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स? लाइक और एज का। किसका यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? कंपैरिजन किया जाएगा क्या, किसकी मदद से? लाइक और एज की मदद से। तो स्टूडेंट वहां पर जो हमारा अलंकार होगा उस सेंटेंस के अंदर, वहां पर जो अलंकार होगा उसको कहेंगे हम सिमली। तो ऐसे हम इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से। देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल को देखिएगा। एग्जाम्पल लिखते हैं, ही इज लाइक माई ब्रदर। देखिए स्टूडेंट्स, ही की कंपैरिजन की गई है ब्रदर के साथ। किसके साथ स्टूडेंट? माई ब्रदर के साथ। यहां पे हमने इस सेंटेंस में लाइक लगा करके ही की और माई ब्रदर की कंपैरिजन की है। जिसने ये स्टेटमेंट बोली वो कह रहा कि जो ही है ना, ही क्या है? मेरे भाई की तरह है, कि वह मेरे भाई के जैसा है। अर्थात मेरा भाई नहीं है, मेरे भाई के जैसा है। भावनात्मक तरीके से हो सकता है, फेस की सिमिलरिटीज की वजह से हो सकता है, या किसी और एक कारण से हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो हमारा अगर फिगर ऑफ स्पीच अगर आप यहां पर ढूंढेंगे तो लाइक को देखते ही आप क्या कह देंगे स्टूडेंट्स? यहां पर कौन सा अलंकार है? हमारा सिमली है। और देखिएगा, ही फॉट एज अ लायन, वो लड़ा। अब फिर हमने क्या किया स्टूडेंट? कंपैरिजन किया ही का किसके साथ? लॉयन के साथ। किसके साथ? लॉयन के साथ। और कंपैरिजन करने के लिए हमने क्या लगा स्टूडेंट? यहां पे एज का यूज किया। किसका यूज किया? एज का, कि ही फोर्ट एज अ लॉयन, वो एक शेर की तरह लड़ा। मतलब वो शेर तो नहीं है, लेकिन लड़ाई जो करने का तरीका था वो उसका कैसा था? शेर के जैसा था। तो यहां से भी आप समझ सकते हैं, जब दो चीजों का, यहां पर ही का और ब्रदर का कंपैरिजन किया गया है, और यहां पे ही का और लॉयन का कंपैरिजन किया गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन क्वालिटी। जस्ट बिकॉज ऑफ वन क्वालिटी, यानी कि दोनों चीजें, ही कभी लॉयन नहीं हो सकता, लॉयन कभी ही नहीं हो सकता, ही कभी माई ब्रदर नहीं हो सकता, माई ब्रदर कभी ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ब्रदर कोई और है और ही कोई और है। और जबकि मैंने उसको अपने भाई की तरह कहा है कि वो मेरे भाई के जैसा है, ठीक है, फेस में या फीलिंग में, व्यवहार में, किसी एक क्वालिटी के कारण मैं उनका कंपैरिजन कर रहा हूं मेरे भाई के साथ, मैं ही का कंपैरिजन कर रहा हूं। तो अगले में क्या, ही का मैंने कंपैरिजन किया सिर्फ किसकी वजह से? लॉयन के साथ कंपैरिजन कर दिया, क्योंकि वो लड़ाई में कैसा है? शेर के जैसा है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा कभी भी आपको, जब भी आपकी पोएम के अंदर या किसी टेक्स्ट के अंदर आपको फिगर ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करना है, और वहां पर जब भी स्टूडेंट्स आपको लाइक और एज मिल जाता है तो वहां पर आप क्या कहेंगे कि वहां पर क्या है? सिमली है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से आप समझ जाएंगे कि सिमली क्या होता है? उपमा अलंकार। अर्थात जब कंपैरिजन किया जाता है जो दो डिफरेंट चीजों का जस्ट
बिकॉज ऑफ देयर वन सिंगल क्वालिटी की मैच होने की वजह से, कि उनका कोई एक गुण क्या होता है, मैच होता है। और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अगला जो स्टूडेंट हमारा क्या है, मेटाफर। क्या है, मेटाफर। क्या है, मेटाफर को जिसको हम रूपक, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, रूपक कहते हैं। और स्टूडेंट आपको थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर है, वो आपको समझना है कि सिमिली और मेटाफर में कितना सा अंतर है। देखिएगा, अब मैं यहां पर लिखता हूं कि ही इज अ लायन, ही इज अ लायन, वो एक शेर है, इन फाइटिंग। स्टूडेंट ध्यान दें, अब ये सेंटेंस क्या सेंस दे रहा, देखिएगा कि ही जो है ना, ही जो है वो लायन ही है, शेर जैसा नहीं है बल्कि शेर ही है। जब दो स्टूडेंट इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, जब दो चीजों को, दो डिफरेंट चीजों को एक दिखा दिया जाए कि वो एक ही हैं, यानी कि ही लायन है, लायन ही है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहां पर आपका हो जाएगा मेटाफर। और जब दो चीजों को, डिफरेंट चीजों को किसी एक क्वालिटी के कारण एक जैसा दिखाया जाए कि हाँ ये एक जैसे से हैं, एक नहीं है बल्कि एक जैसे से हैं, तो सिमिली है। और एक ही है तो क्या है स्टूडेंट, क्या है स्टूडेंट, आप ही इज द सलमान खान ऑफ आवर क्लास। स्टूडेंट मैंने क्या कहा, ही जो है वो सलमान खान है हमारी क्लास का, यानी कि ही का, और मैंने क्या है, ही को मैंने सलमान खान दिखा दिया है, यानी कि यहां पे कंपैरिजन तो है लेकिन दोनों चीजों को एक जैसा नहीं बल्कि क्या दिखा दिया, एक दिखा दिया है। मैंने ही को यहां पे क्या दिखा दिया कि ही सलमान खान है हमारी क्लास का, बल्कि सलमान खान जैसा नहीं है, सलमान खान जैसा नहीं बल्कि सलमान खान ही है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहेंगे स्टूडेंट, यहां पर कौन सा हमारा अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अगले तीसरे की तरफ। तीसरा देखिएगा क्या है हमारा, देखिए एलिट्रेशन को स्टूडेंट हम हिंदी में कहते हैं अनुप्रास। क्या कहते हैं, अनुप्रास। तो एक एग्जांपल देखिएगा स्टूडेंट क्या होता है, जैसे आई सा अ स्पेशल शेप। देखिए स्टूडेंट मैंने एक यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि आई सा अ स्पेशल शेप, और देख देते हैं, they were walking on wine stair। they were walking on wine stairs। तो स्टूडेंट आपको ये दो सेंटेंसेस में देखना है। यहां से स्टूडेंट हम एलिट्रेशन को समझते हैं। आप देखिएगा, सा में एस साउंड, स्पेशल में एस साउंड, और यहां पे शेप में भी एस साउंड। यहां पे देखिएगा व में आपका देखेगी यहां पे डब्ल्यू है हमारा, व, वॉक एंड वेंट। यहां पर अगर स्टूडेंट्स आप यहां पर देखेंगे तो आप पहले सेंटेंस में देखेंगे कि से साउंड प्रोमिनेंट है, और सेकंड में देखेंगे तो व साउंड जो है वो काफी प्रोमिनेंट है, जिसका मैंने क्या है 3 बार एक सेंटेंस में यूज किया है। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है जब आपको किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में एक ही सेंटेंस में स्टूडेंट आपके जब एक ही सेंटेंस में एक साउंड को एक से ज्यादा बार रिपीट कर दिया जाए और वो भी वर्ड के बिगिनिंग में रिपीट कर दिया जाए, तो वहां पर जो आपका अलंकार होगा जिसको अनुप्रास कहते हैं, वहां पर इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट, एलिट्रेशन कहते हैं। तो एलिट्रेशन को छाड़ना कितना आसान है, अगर आपको कोई भी कौन सी साउंड स्टूडेंट, और वो साउंड को भी आपको ध्यान रखना है, वो साउंड आपकी हो कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि आप समझ गए हैं, जब भी कॉन्सोनेंट साउंड को आपको यहां से ध्यान रखना है, जब भी किसी कॉन्सोनेंट साउंड को किसी वर्ड के बिगिनिंग में रिपीट किया जाता है, जब भी किसी कॉन्सोनेंट साउंड को किसी वर्ड के बिगिनिंग में एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा बार क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है, तो वहां पर हमारा अलंकार बनता है या फिगर ऑफ स्पीच बनता है, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट एलिट्रेशन। क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन के ही काफी नजदीक है हमारा एक और अलंकार जिसको बोलते हैं, देखिएगा एजोनेंस और कॉन्सोनेंस। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं अपने, पहले हम देख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, समझ लेते हैं किसको, कॉन्सोनेंस को, क्योंकि ये कॉन्सोनेंस जो है वो कहीं ना कहीं एलिट्रेशन से मिलता जुलता है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। और पहले इसको मैं बताऊं कि ये क्या होता है, तो एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिएगा, आई थिंक दैट आई लाइक इट। एक एग्जांपल और देखें ताकि क्लियर हो जाए थोड़ा सा। शी वॉन्ट्स
टू रिपीट इट अगेन। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने दो मतलब यहां पर सेंटेंसेस लिखे हैं। इन दो सेंटेंसों से समझेंगे कि क्या डिफरेंस है एलिट्रेशन में और क्या है कॉन्सोनेंस में। स्टूडेंट आपने देखा कि जब भी किसी सेंटेंस में एक ही साउंड को किसी वर्ड के बिगिनिंग में एक से ज्यादा बार यूज कर लें एक ही सेंटेंस में, तो वहां हो जाता है हमारा एलिट्रेशन। अगर उसी कॉन्सोनेंट साउंड को शुरू में ना लगा करके स्टूडेंट्स कभी किसी सेंटेंस के बीच में लगा दिया जाए, कहां लगा दिया जाए स्टूडेंट, बीच में लगा दिया जाए या कहां लगा दिया जाए, लास्ट में लगा दिया जाए, जैसे यहां पे ट साउंड है, ठीक है। तो इसमें आप थिंक में क और यहां पे लाइक में भी के साउंड है और यहां पे दैट में टे और इट में भी टे साउंड जो है स्टूडेंट, तो आपको ट साउंड जो है उसको हमने क्या किया, यहां पे रिपीट किया है। तो इसका मतलब क्या, बिगिनिंग में तो नहीं है, बिगिनिंग में होता तो क्या कहलाता है ये एलिट्रेशन। कॉन्सोनेंट साउंड अगर बिगिनिंग में होगी तो क्या कहलाएगी एलिट्रेशन, लेकिन बिगिनिंग में ना होकर के जब वो बीच में हो या बाद में हो तो उसी को हम कहेंगे कॉन्सोनेंस। अगले में देखिएगा स्टूडेंट, टी साउंड यहां पर है, रिपीट में भी टी है और इट में भी टी है, तो मैंने यहां टी साउंड को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। तो जब भी हमारी कॉन्सोनेंट साउंड क्या हो, रिपीट हो, किसी भी वर्ड के शुरू में ना, बीच में, शुरू में नहीं, ध्यान रखना है, बीच में या लास्ट में कहीं भी रिपीट हो एक से ज्यादा बार, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंस। क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंस। अब चलते हैं एजोनेंस की तरफ। ये भी इनसे मिलता जुलता है, ये भी इनसे मिलता जुलता है, तो आपने ध्यान रखना है कैसे मिलता जुलता, देखिएगा। आई सा आ स्नेक, आई सा आ स्नेक, मैंने एक सांप देखा, आई सा आ स्नेक। तो आपको देखिएगा रिदम बनाने के लिए क्या यूज किया, आप देखिएगा कि इसमें क्या स्टूडेंट्स, आ साउंड और स्नेक में भी आ साउंड, जबकि आपको पता है कि वोवल, आप जानते हैं अभी तक तो हमने कॉन्सोनेंट की बात की, हमारे कौन से वोवल होते हैं, वोवल में ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू जो साउंड है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, हम कहते हैं वोवल। जब भी किसी सेंटेंस में एक ही वोवल साउंड को एक से ज्यादा बार रिपीट कर दिया जाए तो उसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स एजोनेंस। क्या कहेंगे, एजोनेंस। कॉन्सोनेंट से कैसे भिन्न है, जहां कॉन्सोनेंट्स रिपीट हो बिगिनिंग के अलावा कहीं और, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉन्सोनेंस। अगर क्या हो, वोवल साउंड रिपीट हो तो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, हमारा क्या कहलाएगा, एजोनेंस। और देख लीजिएगा, राम called for his bat, राम कॉल्ड फॉर हिज बैट। अब राम में ए साउंड है, कॉल्ड में आ साउंड है और यहां पे बैट में भी आ साउंड है, तो फिर से मैंने आ साउंड को एक से ज्यादा बार स्टूडेंट एक ही सेंटेंस में यूज किया, तो यहां पर जो आपका अलंकार बनेगा वो अलंकार होगा, कौन सा अलंकार होगा स्टूडेंट्स, उस अलंकार को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, हम कहेंगे एजोनेंस। अब जो हमारा यहां अलंकार है वो कौन सा है, यहां पर आप देख ही पा रहे हैं, वो है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन कब होता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, आई सा अ टाइगर इन क्वाइट रेस, क्वाइट रेस। देखिए स्टूडेंट्स, और देखिएगा, there was an ugly beauty, there was an ugly beautiful scene। तो देखिएगा स्टूडेंट, अब ये दो सेंटेंसों को ऑब्जर्व कीजिएगा। आई सा अ टाइगर इन क्वाइट रेस, क्वाइट शांत और रेस होता गुस्सा। अगला देखिए स्टूडेंट्स, आप यहां पे अगला क्या है, अगली होता भद्दा और ब्यूटीफुल होता सुंदर। देखिए स्टूडेंट्स,
अब आपको यहां से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि ऑक्सीमोरॉन कहां पर होगा, जब दो अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स को, सिर्फ दो वर्ड की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि सेंटेंस अगर दो डिफरेंट होंगे, क्लॉज जो डिफरेंट होंगे वो अलग हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ दो वर्ड की बात कर रहा हूं। अगर स्टूडेंट्स आपके दो डिफरेंट वर्ड्स को इकट्ठा यूज किया जाता है तो वहां पर जो हमारा अलंकार बनेगा, जो फिगर ऑफ स्पीच बनेगा, उसको हम कहेंगे ऑक्सीमोरॉन। यहां देखिए, क्योंकि आपको पता है या तो टाइगर गुस्से में हो सकता है या शांत हो सकता है, शांत गुस्सा, यहां पे दो शांत भी है और गुस्सा भी है, और यहां पे अगली भद्दा भी है और सुंदर भी है। देयर वाज एन अगली ब्यूटीफुल सीन, वहां पर भद्दा सुंदर क्या दृश्य था, क्या था, भद्दा भी और सुंदर भी दृश्य था। यानी कि जब दो अपोजिट वर्ड्स को इकट्ठा यूज करते हैं एक ही जगह तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स अब तक हम 6 हमारे जो फिगर ऑफ स्पीच है उनको रिपीट कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट को। अब नेक्स्ट को आगे समझते हैं, अब उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आगे करेंगे। तो अभी यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है पर्सोनिफिकेशन, जिसको आप हिंदी में मानवीकरण के नाम से इसको जानते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी स्टूडेंट्स किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एनिमल को, ट्री को, जब भी स्टूडेंट्स किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, ट्री को, एनिमल से आप मनुष्य की क्रियाओं का, कि उसके ऊपर मनुष्य की क्रियाओं का आरोप कर देते हैं, यानी कि मनुष्य जैसे काम करवाते हैं, तो वहां पर क्या होता है हमारा पर्सोनिफिकेशन। जरा समझते हैं, लिखते हैं, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा मूविंग चेयर, देखिएगा और देखिएगा, the trees were running backward। अब दो सेंटेंस आपके पास है, यहां से आपको समझना है, एग्जाम्पल पे ज्यादा ध्यान देना ताकि आप समझ सकें, आपको अच्छे समझ में आ जाए कि पर्सोनिफिकेशन क्या होगा। देखिएगा, जो चेयर स्टूडेंट वो क्या है, हमारा नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन क्या है, चलना किसकी क्रिया है, चलता कौन है स्टूडेंट, ह्यूमन बीइंग। जब भी ह्यूमन बीइंग्स वाला काम आप किससे करवाते हैं, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट से कराते हैं, निर्जीव चीज से कराते हैं, या एनिमल से कराते हैं, किसी पेड़ पौधों से करवाते हैं, तो उस जगह पर हमारा क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। यानी कि मनुष्य की क्रियाओं का जब आरोप कर दिया जाता है किसी इन एनिमेट ऑब्जेक्ट के ऊपर कि मनुष्य की जो क्रियाएं हैं वो कौन कर रहा है, कोई पशु कर रहा है, कोई जानवर कर रहा है, ठीक है, और कोई पेड़ पौधा कर रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, वस्तु कर रही है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना, वहां पे हमारा क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन। अब देखिएगा, ट्री जो है ना, ट्री को क्या कहा गया कि वो भाग रहे हैं। पेड़ का काम भागना नहीं होता, वो भाग नहीं सकते, लेकिन उनको भागता हुआ दिखाया है। भागना क्रिया किसकी, मनुष्य की है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे सेंटेंस में बिना सोचे आप क्या कह सकते हैं, वहां पर क्या होगा, आपका पर्सोनिफिकेशन होगा। क्या होगा स्टूडेंट, वहां पर आपका पर्सोनिफिकेशन, आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट एनाफोरा। एनाफोरा को समझते हैं, एनाफोरा क्या होता है स्टूडेंट, यहां से देखिएगा, एनाफोरा को समझते हैं। एनाफोरा के लिए आई वेंट देयर एंड met him and he gave me a gift, स्टूडेंट यहां से हम दो को समझने की कोशिश करेंगे, दो फिगर ऑफ स्पीच को यहां से समझेंगे। मान लीजिए सपोज कीजिए कि मैंने ये अपनी तरफ से कुछ लाइनें लिखी, पोएट्री लिख दी है, तो आपको यहां से क्या समझना, एनाफोरा। जब भी आप पोएट्री में ऐसा देखते हैं स्टूडेंट, या किसी भी टेक्स्ट में देखते हैं कि दो लाइनें एक ही वर्ड से शुरू हो जाए, यानी कि जब किसी भी टेक्स्ट के अंदर, किसी पोएट्री के अंदर, किसी लिटरेरी क्रिएशन के अंदर आप क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या देखते हैं कि आपके पास लाइनें हैं दो, लेकिन आपके पास एक ही स्टेंजा के अंदर या एक ही पैराग्राफ के अंदर एक ही शब्द से एक से ज्यादा लाइनें क्या शुरू हो जाएं, तो वहां पर जो हमारा अलंकार होगा उसको बोलेंगे एनाफोरा। क्या बोलेंगे, एनाफोरा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप कभी देखते हैं कि एक से ज्यादा लाइन के बिगिनिंग में अगर एक ही वर्ड को रिपीट किया गया है तो उसको रिपीटिशन
पंक्चुएशन नहीं कहते, क्योंकि लाइनें दो हो जाती हैं। लाइनें क्या हो जाती है? दो हो जाती हैं। अलग अलग लाइन में वो शब्द रिपीट हुआ है तो उसको हम कहेंगे एनाफोरा। क्या कहेंगे? एनाफोरा। स्टूडेंट्स यहां से जरा देखिएगा, एक और मैंने लिखा है यहाँ पे एंजेम्बेंट। क्या लिखा है स्टूडेंट? एंजेम्बेंट। यहां पे देखिएगा एंजेम्बेंट क्या होता है स्टूडेंट, देखिएगा, आई वेंट देयर एंड मेट हिम एंड ही गेव मी अ गिफ्ट। मैंने यहां पर पंक्चुएशन मार्क लगाया है, फुल स्टॉप। लेकिन आप जरा देखिएगा, मैंने बाकी किसी लाइन के बाद में कोई पंक्चुएशन मार्क को यूज नहीं किया है और एक ही आइडिया रन कर रहा है, एक लाइन से अगली में, अगली से दूसरी में, क्योंकि आप अगर हिंदी बनाएंगे तो पूरा एक सेंटेंस है ये। कहता आई वेंट देयर एंड मेट हिम, उससे मिला, एंड ही गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे क्या दिया? एक उपहार दिया। तो स्टूडेंट जब भी आपको पोएट्री में आप देखते हैं ना, कभी भी किसी लाइन को आप, जब भी आपने देखा ये एक लाइन, ये दो लाइन, तीन या चार ये लाइन है तो चार बना दी मैंने यहां पर, तो मैंने क्या नहीं किया यहां पर? कोई कोमा या कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किया है किसी भी लाइन के एंड में। अब ध्यान ये रखना है, जब भी कोई लाइन बिना पंक्चुएशन मार्क के एंड हो जाए और वो आइडिया जो पहली लाइन में था उसका आइडिया कहां पर? नेक्स्ट लाइन में भी मूव करे, और जो विचार चल रहा था, जो आइडिया लाइन में चल रहा था पहली लाइन में, वो अगली लाइन में भी मूव कर जाए, तो वहां पर हमारा क्या होगा? एंजेम्बेंट। उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट? हम एंजेम्बेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि एंजेम्बेंट कहां पे होगा? तो जहां पर पंक्चुएशन मार्क आपको एक से ज्यादा लाइन में नहीं दिखता और जो आइडिया वो अगली लाइन में मूव कर रहा है, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि यहां पर क्या है? एंजेम्बेंट। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आगे हम डिस्कस करते हैं हमारा हाइपरबोल को। किसका करते हैं? हाइपरबोल। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का मतलब स्टूडेंट किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना और जो रियल नहीं हो सकता। देखिएगा एग्जांपल देखिएगा, ही केम लाइक अ विंड, वो हवा की तरह आया, एंड वेंट लाइक स्टॉर्म, वो हवा की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। यानी कि यहां पर यह दिखाना चाहते हैं बोलने वाले कि जो काम था, जो एक्शन था, उसमें बहुत ज्यादा स्विफ्टनेस थी, बहुत ज्यादा तेजी थी। तो स्टूडेंट्स उस तेजी को दिखाने के लिए दो शब्द यूज कर दिए हैं, विंड और स्टॉर्म, क्योंकि आदमी ऐसे एक्टिविटी नहीं कर सकता, लेकिन बात को आने की क्रिया की तेजी को दिखाने के लिए इनका यूज किया गया है और बढ़ा चढ़ाकर इस बात को कहा गया है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है हवा की गति से बहना और तूफान की गति से आना और जाना, तो इम्पॉसिबल है। तो यहां पर जो हमारा अलंकार है वो है हाइपरबोल। वो क्या है? हाइपरबोल। ठीक है स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना यहां पर क्या है? हमारा हाइपरबोल। ठीक है, एक एग्जांपल और देख सकते हैं, हिज ब्रदर इज टॉलर देन कुतुब मीनार, कि जो उसका भाई है वो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। क्या किसी का भाई हो सकता है? इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा है। उस बात को एम्फेसाइज करने के लिए कि वो बहुत ज्यादा लंबा है, तो यहां पर क्या क्या कह दिया गया है कि उसका भाई जो है ना वो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। तो यहां पर किसका यूज किया गया स्टूडेंट? हाइपरबोल का। तो पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, यानी कि किसी मनुष्य की क्रियाओं का किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, पशु, प्राणी या पेड़ पौधे के ऊपर आरोप कर दिया जाए तो पर्सोनिफिकेशन। जब एक से ज्यादा लाइनें, एक से ज्यादा लाइनें एक ही वर्ड से शुरू हो, एनाफोरा, बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, अतिशयोक्ति हाइपरबोल, और एंजेम्बेंट होता है जब एक लाइन का आइडिया नेक्स्ट लाइन में चला जाए विदाउट यूजिंग पंक्चुएशन मार्क, तो वहां पर क्या होगा? एंजेम्बेंट। सो स्टूडेंट्स, अब तक हम 10 अपनी फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस कर चुके हैं विद एग्जांपल, एंड अब बढ़ते हैं आगे 11 पर। तो सबसे ऊपर आप देख ही पा रहे होंगे, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट। स्टूडेंट्स यहां पर जरा सा ध्यान से आपको सुनना है। अभी हमने पर्सोनिफिकेशन किया था कि जब भी किसी नॉन लिविंग बीइंग के ऊपर या ट्री के ऊपर, एनिमल के ऊपर मनुष्य की क्रियाओं का आरोप कर दिया जाए कि वो मनुष्य की क्रिया करता है, तो वहां पे पर्सोनिफिकेशन होता है। लेकिन स्टूडेंट्स जब भी किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या पशु प्राणी के को ऐसा एडजेक्टिव दे दिया जाए जो किसके लिए यूज किया जाता है? मनुष्य के लिए यूज किया जाता है, मानव के लिए यूज किया जाता है, तो वहां पर भी हमारा अलंकार हो जाता है स्टूडेंट्स, क्या हो जाता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट। देखिए, there were young
ट्री को जो डिस्क्राइब करने के लिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव लिया है, यूज किया है, उसको हम मोस्टली किसके लिए यूज करते हैं? ह्यूमन बीइंग के लिए करते हैं। यंग जो शब्द होता है, युवा शब्द जो होता है, मनुष्यों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन आज मैंने जो यहाँ पर यूज किया है वो ट्री के लिए यूज किया है। जब भी स्टूडेंट आपको कोई ऐसा एडजेक्टिव दिखे जिसका आप यूज करते हैं किसके लिए? जिसका आप यूज करते हैं किसके लिए स्टूडेंट? ह्यूमन बीइंग के लिए, लेकिन आपने वहां पर यूज कर दिया किसी ट्री के लिए, एनिमल के लिए या किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए, तो वहां पर आपका अलंकार बन जाएगा ट्रांसफर्ड एपिथेट। अगला एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, इट वॉज अ ब्यूटीफुल सीन। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सीन। अब सीन देखिएगा, ब्यूटीफुल का यूज करते हैं हम किसी ह्यूमन बीइंग के लिए, या आपको पता ही है किसके लिए? फीमेल के लिए हम यूज करते हैं। तो आपने यहां पर सीन को क्या कह दिया? ब्यूटीफुल कह दिया। तो ब्यूटीफुल सीन को कह दिया, तो यहां पर जो हमारा अलंकार हुआ वो ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि जो पर्सोनिफिकेशन होता है उसमें हम क्रिया दिखाते हैं मनुष्य के द्वारा की जाने वाली, लेकिन यहां पर ट्रांसफर्ड एपिथेट में हम क्या है? एडजेक्टिव को यूज करते हैं किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग के लिए, पशु के लिए, प्राणी के लिए। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है इस चीज का। तो अगला स्टूडेंट हमारा रिपीटिशन। अभी हमने एनाफोरा किया था, आपको कंपैरिजन करके पढ़ना है। जब स्टूडेंट्स एक ही वर्ड का एक से ज्यादा लाइन के बिगिनिंग में यूज कर लिया जाए, कोई भी आप पैराग्राफ लिखते हैं, कोई भी आप स्टूडेंट आप कोई स्टैंजा पोएम का देखते हैं, तो जब भी एक वर्ड एक से ज्यादा लाइन के बिगिनिंग में आ जाए तो वहां होता है एनाफोरा। अगर स्टूडेंट वही वर्ड एक उसी लाइन में आ जाए तो फिर क्या होगा? वहां पर होगा रिपीटिशन। टाइम आफ्टर टाइम, बड़ा सिंपल सा आप देखते हैं, डे बाय डे। एक ही लाइन में आप एक ही वर्ड को दो बार यूज कर रहे हैं, तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि क्या है? रिपीटिशन है। अगर यही जो टाइम है यहां की बजाय इस लाइन में होता तो हम इसको क्या कहते हैं? एनाफोरा। क्योंकि दो लाइनों के बिगिनिंग में एक वर्ड का यूज होना क्या कहलाता है? एनाफोरा कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम चलते हैं अगले पे, आयरनिंग। देखिए स्टूडेंट्स, आयरनी कहां पर होते हैं? आयरनी हम कहां पे यूज करते हैं स्टूडेंट्स? जहां पर जो लिटरेरी मीनिंग है वो बिल्कुल क्या है? अपोजिट है द रियल मीनिंग के। जब स्टूडेंट्स किसी सेंटेंस का जो लिटरेरी मीनिंग है वो उसके रियल मीनिंग से बिल्कुल अपोजिट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? आयरनी, विडंबना। क्या कहेंगे उसको? विडंबना। देखिएगा यहां पे एग्जांपल देखते हैं, द फायर स्टेशन burnt down। अब फायर स्टेशन क्या है स्टूडेंट? फायर स्टेशन burnt down। अब यहां देखिएगा, फायर स्टेशन पे आप पता है कि फायर ब्रिगेड का काम होता है आग का बुझाना, आग को बुझाना, लेकिन क्या था? फायर स्टेशन बर्न डाउन, फायर स्टेशन जल गया। यानी कि स्टूडेंट्स आयरनी देखिए, विडंबना देखिएगा कि जिसका काम आग बुझाने का वही जल गया। आगे देखिएगा, द पुलिस स्टेशन gets robbed। अब पुलिस स्टेशन को ही ठग लिया गया, पुलिस स्टेशन को ही में ही क्या होगी? ठगी होगी, तो वहीं ठग लिया गया। पुलिस का काम होता है और लोगों को प्रोटेक्ट करना। और इस सेंटेंस में, इन दोनों सेंटेंस में आयरनी, विडंबना देखिएगा, जिसका जो काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना, लेकिन वो अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं आयरनी एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसका लिटरेरी मीनिंग उसके रियल मीनिंग से बिल्कुल क्या होता है? अपोजिट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि ये इन दोनों सेंटेंस में है आयरनी। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट एंटीथेसिस। हम एंटीथेसिस बिल्कुल क्या है? आयरनी जैसा ही है। यहां पर जो लिटरेरी मीनिंग आता है, एक सेंटेंस का जो लिटरेरी मीनिंग है वो उसके रियल मीनिंग से बिल्कुल भिन्न होता है। जबकि एंटीथेसिस में दो अपोजिट क्या है? एक्शन को एक साथ क्या कर रखा जाता है। जब दो अपोजिट वर्ड को इकट्ठा रखते हैं वहां पर होता है ऑक्सीमोरॉन। और जबकि दो डिफरेंट सेंटेंसेस को या डिफरेंट क्लॉजेस को जिनका डिफरेंट मीनिंग है उनको इकट्ठा रखा जाता है, तो उसको कहते हैं एंटीथेसिस। जैसे देखिएगा आप, The sun
gives heat. The moon gives coolness. Give coolness. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा सन क्या करता है, सन हमें हीट देता है। दूसरा इसी सेंटेंस का दूसरा पार्ट क्या था कि मून हमें क्या देता है, कूलनेस देता है। दोनों एक दूसरे के क्या विपरीत हैं। सूर्य का काम जलना है, जबकि उस तपत को बुझाना काम किसका है, दिखाया गया है क्या है, मून को। लव हिम, ही हेट्स अस। देखिए हम उससे प्यार करते हैं जबकि वो हमारे से क्या करता है, नफरत करता है। तो स्टूडेंट्स एक ही सेंटेंस के अंदर जब दो अपोजिट आइडियाज को क्या किया जाए, रखा जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटीथेसिस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने लास्ट की तरफ, वो है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी को समझते हैं स्टूडेंट, क्या अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है। अपोस्ट्रोफी क्या होता है स्टूडेंट्स, जब कोई स्पीकर किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसी वस्तु को क्या डायरेक्टली संबोधित करता है जो रिस्पॉन्स नहीं दे सकती या रिस्पॉन्स देने के लिए वहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे एड्रेस को, ऐसे संबोधन को हम कहते हैं अपोस्ट्रोफी। एग्जांपल देखिएगा, कम ऑन माय पेन, आई एम टू राइट। अब सीधा ही पेन को संबोधित कर दिया गया है कि ओ मेरे पेन आइए, कहता मेरे पेन आ जाओ, मुझे कुछ लिखना है। यानी कि पेन को संबोधित किया गया, पेन सुन नहीं सकता, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी किसी ऐसी वस्तु को, जब भी किसी ऐसी वस्तु को या ऐसे चीज को या किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जब संबोधित किया जाता है तो हम वहां पर क्या कहते हैं, अपोस्ट्रोफी। जैसे ओ माय फेट्स, Oh my fate, where are you? ओ मेरे भाग्य तुम कहां हो। अब भाग्य को सीधा क्या कर दिया गया, संबोधित कर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, भाग्य को सीधा क्या कर दिया गया, संबोधित कर दिया गया है, जो कि क्या एक हमारा क्या है, हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस प्रकार से जब भी किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ऐसा संबोधित कर दिया जाए तो वहां पर हमारा होगा स्टूडेंट अपोस्ट्रोफी। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने 15 जो क्या फिगर ऑफ स्पीच को पेचीदा ना बनाते हुए बड़े सिंपल तरीके से हिंदी में उनको क्या है डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो बिल्कुल समझ में आए होंगे। बाकी जो फिगर ऑफ स्पीच बचे हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें हम क्या करेंगे, साथ में कुछ एग्जाम्पल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आपने इस YouTube चैनल को स्टूडेंट्स क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना है। और आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।